जब से कश्मीर में 370 हटी है तब से फारूक अब्दुल्ला आए दिन देशद्रोही बयान देते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोग भारतीय नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। और अब उन्होंने कहा है कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में 370 को फिर से लागू करवाया जाएगा। दरअसल फारूक अब्दुल्ला की इस देश विरोधी मानसिकता की वजह है उनका डीएनए। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला की देश विरोधी सोच उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता शेख अब्दुल्ला के बारे में कहावत थी कि जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर में होते हैं तो वो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं, जब वो जम्मू जाते हैं तो समाजवादी बन जाते हैं, और जब शेख अब्दुल्ला दिल्ली में आते हैं तो वो राष्ट्रवादी यानी देशभक्त बन जाते हैं। शेख अब्दुल्ला के इसी नक्शे कदम पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और उनके पोते उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तब तक ही भारत के गुणगान करते हैं जब तक कि उन्हें भारत सरकार से टुकड़े मिलते रहते हैं। नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार ने जब तक इनके आगे टुकड़े फेंके, ये भारत के लिए दुम हिलाते रहे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इनकी दुकानदारी बंद की, इस अब्दुल्ला परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ फारूक और उमर अब्दुल्ला के डीएनए की जांच करेंगे, यानी शेख अब्दुल्ला के भारत विरोधी, मौका परस्त और कट्टरपंथी मुस्लिम चेहरे को आज हम बेनकाब करेंगे। शेख अब्दुल्ला 1930 के दशक से ही नेहरू के परम प्रिय मित्र थे। दोनों की सोच बहुत हद तक वामपंथ से प्रभावित थी, इसलिए नेहरू शेख अब्दुल्ला की हर अच्छी बुरी बात में साथ देते थे। लेकिन ये अधूरा सच है। जैसे कि आपने जेएनयू वाले उमर खालिद को देखा होगा कि हर वामपंथी मुसलमान वामपंथ की आड़ में अपने जिहादी चेहरे को छुपाता है। यही काम शेख अब्दुल्ला भी करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1931 में कश्मीर घाटी में हिंदू विरोधी दंगों के साथ की थी। हालांकि वामपंथी इतिहासकार शेख अब्दुल्ला का महाराजा हरि सिंह के खिलाफ किया गया एक आंदोलन बताते हैं, लेकिन हकीकत में आंदोलन के जरिए शेख अब्दुल्ला ने घाटी से कश्मीरी पंडितों का खून बहाने की शुरुआत की थी। जिन्हें भी मेरी बात पर शक है, उन्हें मोहम्मद इसहाक खान की लिखी मशहूर किताब हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर पढ़ना चाहिए। इस किताब को कश्मीर पर लिखी गई सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। इसके पेज नंबर 191 पर लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों का संपर्क मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम ब्रदरहुड को मानने वाले लोगों से हुआ। अलीगढ़ से वापस आने के बाद शेख अब्दुल्ला श्रीनगर की मस्जिदों में मुसलमानों को एकत्रित करते और वहां उत्तेजक भाषण देते। शेख अब्दुल्ला अक्सर अपने भाषणों में कहते कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और गो हत्या के आरोपों में मुसलमानों को सख्त सजाएं दी जा रही हैं। 1931 में शेख अब्दुल्ला ने पूरी कश्मीर घाटी में हिंदू विरोधी उन्माद पैदा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर घाटी में हिंदू विरोधी दंगों की चिंगारी भड़क गई। 1989 की तरह ही 1931 में भी कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी गईं और उनकी बेरहमी से हत्या की गई। और ये सब हुआ शेख अब्दुल्ला के इशारे पर। कश्मीर के इतिहास में पहली बार इस तरह कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने इन दंगों का सच कभी सामने आने नहीं दिया। खैर, इन दंगों के ठीक अगले साल यानी 16 अक्टूबर 1932 को शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से एक नई पार्टी बनाई। इसके नाम से ही आप शेख अब्दुल्ला की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 1939 तक आते आते शेख अब्दुल्ला नेहरू के परम प्रिय मित्र बन गए और नेहरू की सलाह पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया, यानी अपनी कट्टरपंथी इस्लामी सोच पर राष्ट्रवादी सोच का मुखौटा चढ़ा दिया। लेकिन नाम बदलने से भी शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी की सोच नहीं बदली। नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमेशा से यह साबित करने की कोशिश की है कि शेख अब्दुल्ला जिन्ना के कट्टर विरोधी थे, लेकिन हकीकत में शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना का दोस्त बनने के लिए हर तरह की कोशिश की थी। वो तो जिन्ना ने ही कभी शेख अब्दुल्ला को दोस्ती के लायक नहीं समझा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है कभी शेख अब्दुल्ला के करीबी साथी रहे प्रेमनाथ बजाज ने। उन्होंने अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स के पेज नंबर 11 पर लिखा है कि शेख अब्दुल्ला सांप्रदायिक मानसिकता के इंसान थे। उनका धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं था। वो व्यक्तिगत सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करते थे। जब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान बनने वाला है तो शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना को श्रीनगर बुलाया था ताकि वो शेख को कश्मीर का मुसलमानों का नेता स्थापित करवा सकें। शेख अब्दुल्ला ने 1944 में खुद दिल्ली जाकर जिन्ना को कश्मीर आने का न्योता दिया था, जिसके बाद 8 मई 1944 को जिन्ना पूरे 2 महीने तक कश्मीर की यात्रा पर रहे और इस दौरान शेख अब्दुल्ला और जिन्ना के बीच
करीब 30 से ज़्यादा बार मुलाकातें हुई। यहाँ तक कि जिन्ना की कई रैलियों में शेख अब्दुल्ला ने उनके साथ मंच भी साझा किया। दरअसल शेख एक मौका परस्त इंसान थे। वो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले ही अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी। जब आम कश्मीरी जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, तब शेख अब्दुल्ला का पूरा परिवार ऐशो आराम से रहता था। शेख की इसी रईसी को देखकर खुद महात्मा गांधी भी हैरत में रह गए थे। दरअसल अगस्त 1947 के पहले हफ्ते में महात्मा गांधी महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए श्रीनगर गए थे। तब शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने जेल में बंद कर रखा था, लेकिन शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां गांधी से मिलने में कामयाब हो गई। शेख की ब्रिटिश मूल की पत्नी अकबर जहां ने गांधी को अपने घर 3 अगस्त 1947 को डिनर के लिए आमंत्रित किया, जिसका वर्णन प्रशांत पोल ने अपनी किताब वे 15 दिन में किया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में आज़ादी के ठीक पहले 15 दिन देश में क्या क्या हुआ था, इसका पूरा वर्णन मौजूद है। इस किताब में प्रशांत पोल ने लिखा है कि 3 अगस्त को बेगम अकबर जहां यानी शेख अब्दुल्ला की पत्नी ने गांधी जी को शाम के भोजन का निमंत्रण दिया था। भले ही शेख अब्दुल्ला जेल में थे, लेकिन उनकी बेगम साहिबा ने गांधी के स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी की थी। जब गांधी जी ने शेख अब्दुल्ला के परिवार के राजसी ठाट बाट को देखा तो वो परेशान हो गए। ये इंतज़ाम उनकी कल्पना से परे था। गांधी जी ने सोचा ही नहीं था कि उनकी मेज़बानी ऐसे शाही अंदाज में होगी। इस पर उन्होंने बेगम साहिबा के सामने हल्की नाखुशी जाहिर की। खैर, जब भारत आज़ाद हो गया तो शेख अब्दुल्ला को भारत के साथ रहने में ही अपना फ़ायदा नज़र आया। इसकी 3 वजह थी। पहली ये कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह घाटी में लोकप्रिय नहीं थे। दूसरा ये कि नेहरू शेख पर अंधा भरोसा करते थे। और तीसरी ये कि नेहरू में दूरदृष्टि का अभाव था, लिहाजा शेख अब्दुल्ला कश्मीर में अपना एजेंडा आसानी से चला सकते थे। आखिरकार कश्मीर का भारत में विलय हो गया और नेहरू की कृपा से शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुखिया बन गए, जिसे उस दौर में प्रधानमंत्री कहा जाता था। सत्ता मिलते ही शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं से अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दी और इसका जिक्र मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के मुताबिक शेख अब्दुल्ला वैसे तो कश्मीरियत का दम भरते थे, लेकिन ये जल्दी ही साफ हो गया कि आखिर उनका कश्मीरी संस्कृति से कितना लगाव है। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा बना दिया, जबकि उर्दू राज्य के 3 संभागों में से किसी की भी भाषा नहीं थी। जम्मू में डोगरी, लद्दाख में भोटी और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती थी। शेख चाहते तो कश्मीरी को राजभाषा बना देते, लेकिन उन्होंने उर्दू को चुना क्योंकि उर्दू उनकी नज़र में मुसलमानों की भाषा थी। शेख अब्दुल्ला ने न केवल उर्दू लागू की, बल्कि जम्मू के सभी हिंदी मीडियम स्कूलों की सरकारी मदद भी बंद कर दी, जिनमें जम्मू के ज़्यादातर बच्चे पढ़ते थे। शेख अब्दुल्ला को हिंदुओं से कितनी नफरत थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले किसी हिंदू शरणार्थी को कश्मीर में बसने नहीं दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आने वाले हिंदुओं को भी जम्मू या फिर हिमाचल के कांगड़ा के योल कैंप में पहुँचा दिया गया। दरअसल इस देश का इतिहास गवाह है कि जो भी शख्स हिंदुओं से नफरत करता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस नफरत में कब एक दिन राष्ट्र विरोधी बन जाता है। शेख अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। हिंदुओं से नफरत ने उन्हें राष्ट्र विरोधी बना दिया। 1950 तक आते आते वो कश्मीर को एक अलग आज़ाद देश बनाने का ख्वाब देखने लगे और अपने इस घिनौने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने 1951 में कश्मीर के चुनावों में ज़बरदस्त बेईमानी की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती की खातिर कश्मीर में कभी कांग्रेस की स्थापना ही नहीं करी। कश्मीर में कांग्रेस की इकाई तक नहीं थी। सोचिए, कांग्रेस देश के हर राज्य में चुनाव लड़ती थी, लेकिन 1967 तक कांग्रेस ने कश्मीर में कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। लिहाजा 1951 में शेख अब्दुल्ला को सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद से चुनौती मिल रही थी, जो कि एक हिंदूवादी पार्टी थी। लेकिन बेहद चालाकी के साथ शेख अब्दुल्ला ने उसके सभी उम्मीदवारों के पर्चे खारिज करवा दिए। लिहाजा 75 में से 75 सीटें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, जिसमें उसके 72 प्रत्याशी तो निर्विरोध चुने गए क्योंकि उनके सामने कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं था। सोचिए, आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि 1951 से ही इस देश में चुनावों में धांधली शुरू हो गई थी, जिसे नेहरू की देखरेख में अंजाम दिया था उनके परम प्रिय दोस्त शेख अब्दुल्ला ने।
खैर, बेईमानी से चुनाव जीतते ही शेख अब्दुल्ला ने गद्दारों की भाषा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीर की संविधान सभा में अपने पहले भाषण में ही कश्मीर को आज़ाद देश बताने की बात कह दी। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इस बात की तस्दीक करती है ये किताब जिसे नेहरू वादी वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है, और इसका नाम है भारत गांधी के बाद। नेहरू के भक्त रामचंद्र गुहा शेख अब्दुल्ला के भाषण के हवाले से इस किताब में लिखते हैं कि भारत में कुछ प्रवृत्तियां अपने आप को मजबूती से सामने ला रही हैं, जो देश को भविष्य में एक धर्म आधारित राज्य बना सकती है, जहां मुसलमानों का हित खतरे में पड़ सकता है। हम अपने आप को वैकल्पिक रूप से पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। हम दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान की राजनीति से अलग रहेंगे, लेकिन दोनों देशों से दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। तो सोचिए, शेख अब्दुल्ला कश्मीर को एक अलग मुल्क, वो भी स्विट्जरलैंड की तरह बनाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला और उनके खानदान की वजह से आज कश्मीर स्विट्जरलैंड तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी हालत नर्क जैसी ज़रूर हो गई। खैर, इसके बाद कैसे शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए कभी अमेरिका का हाथ थामा, तो कैसे कभी उन्होंने सोवियत संघ का दामन पकड़ा, कैसे शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में खून की नदियां बहाने के लिए चोरी छुपे पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, तो कैसे नेहरू को मजबूरी में अपने इस परमप्रिय मित्र को जेल में ठूसना पड़ा, और कैसे शेख अब्दुल्ला ने कभी कहा था कि हिंदू राष्ट्र की कब्र खुदेगी। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नारा 2020 में लगा था, उसे शेख अब्दुल्ला ने बहुत पहले ही लगा दिया था। लेकिन ये सारे राज खुलेंगे खरी बात के अगले वीडियो में, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जैसे देश विरोधियों का मुंह बंद करना बेहद ज़रूरी है, जिससे अगली बार वो भारत के खिलाफ जहर उगलें तो आप फारूक अब्दुल्ला को उनके ख़ानदान का देशद्रोही इतिहास याद दिला सकें। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।